चलिए, भारत के भूगोल में की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है हिमालय के बाद उत्तर का विशाल मैदान। तो आज हम उत्तर के विशाल मैदान पर बात करेंगे। उत्तर का जो विशाल मैदान है एक महत्वपूर्ण भूभौतिक आकृति है। भारत के भौतिक विभाजन में हमने देखा था, भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। उत्तर का हिमालय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। तो आज उसमें जो दूसरा भूभाग है वह है उत्तर का विशाल मैदान। इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ये हिमालय पर्वत और जो प्रायद्वीपीय भारत है, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक सैंडविच की तरह स्थित है। अगर हम इस मैदान की उत्पत्ति को देखें तो इस मैदान की जो उत्पत्ति हुई है, हिमालय से आने वाली जो सदाबहानी नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली ऐसी नदियां जो साल भर पानी से भरी होती हैं, ये नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद लेकर के आती हैं, सेडिमेंट लेकर के आती हैं। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है और इनकी जो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ये सारी नदियां बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट लेकर के आती हैं। क्योंकि हिमालय की जो संरचना है वो बिल्कुल नवीन है, हिमालय की जो चट्टानें हैं वो अभी उतनी ठोस, उतनी दृढ़ नहीं है। इस वजह से यहाँ चट्टानों का बहुत तेजी से अपक्षय होता है। अपक्षय, जिसको हम इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, अपक्षय कहलाता है। और जो अपर्दन के कारक होते हैं, अपर्दन के कारक इन टूटी फूटी चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर डिपॉजिट करने का काम करते हैं, उन्हें जमा करने का काम करते हैं। तो हिमालय जो चट्टानें हैं उनसे जो अवसाद मिले, नदियों ने बहाकर लेकर के आई, जिसकी वजह से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो सबसे ज्यादा रोल कहीं की नदियों का है तो वो हिमालय की नदियों का है। इसके अलावा केवल ऐसा नहीं है कि हिमालय की नदियों से ही उत्तर का विशाल मैदान बना है, लेकिन कुछ योगदान प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियां जो उत्तर की ओर बहती हैं, इन नदियों ने भी अपने साथ अवसाद लेकर के आई, जिसकी वजह से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और आपको पता होना चाहिए ये उत्तर का विशाल मैदान दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है, विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। और इसके साथ साथ भारत की लगभग 40% से ज्यादा पॉपुलेशन इस उत्तर के विशाल मैदान में ही निवास करती है। मतलब हमारे देश की लगभग 40% जनसंख्या किस पर डिपेंड है? उत्तर के विशाल मैदान और यहाँ की फर्टाइल सॉइल पर डिपेंड है अपनी आजीविका के लिए। अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको भी हम पुनः 4 भागों में बांटते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया, उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में स्थित है। और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसकी उत्पत्ति यहाँ से दोनों ही तरफ से आने वाली नदियों ने अपने साथ जो अवसाद लेकर के आई उनके लाकर जमा करने से इनका निर्माण हुआ है। इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मृदा का विश्व का सबसे बड़ा मैदान भी कहा जाता है। अब ये उत्तर का विशाल मैदान, मैदान मतलब प्लेन सरफेस एरिया, यहाँ पर ज्यादा आपको उच्चावच देखने को नहीं मिलेंगे, ऊंचे नीचे भूभाग देखने को नहीं मिलेंगे। मैदान हम उन स्थलाकृति को, टोपोग्राफी को कहते हैं जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम होती है। समुद्र तल से ऊंचाई इनकी बहुत कम होगी और सामान्यतः यहाँ पर उच्चावच आपको कम देखने को मिलेंगे। ऐसे भूभाग को, ऐसी टोपोग्राफी को हम मैदान या प्लेन कहते हैं, जिसमें भारत का सबसे बड़ा मैदान है उत्तर का विशाल मैदान। इस उत्तर के विशाल मैदान को हम पुनः 4 भागों में डिवाइड करते हैं उच्चावच की दृष्टि से। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में हम बांटते हैं। तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको मैंने उठा करके यहाँ ला लिया और यहाँ लाने के बाद इसे 4 भागों में बांट दिया। ये उत्तर के विशाल मैदान के ही 4 भूभाग हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान में सबसे ऊपर, सबसे उत्तर में एक पतली पेटी में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दें और इसको आप नोट करते भी चलेंगे, जो मैं खास फैक्ट यहाँ पर आपको बताते चलूंगा। तो ये जो भाबर क्षेत्र होता है, भाबर क्षेत्र हमने देखा था हिमालय पर्वत, हिमालय का सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है वो शिवालिक पर्वत है। तो शिवालिक पर्वत के दक्षिण में एक पतली पेटी में, लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी पेटी में शिवालिक के समानांतर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम भाबर प्रदेश कहते हैं। क्लियर? तो शिवालिक के दक्षिण में लगभग 15 किलोमीटर की चौड़ाई में
एक पतली पेटी में शिवालिक के समानांतर पश्चिम से पूर्व एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम भाबर प्रदेश कहते हैं। ये भाबर प्रदेश क्या होता है? ये भाबर प्रदेश से ही मैदान प्रारंभ होते हैं। तो जैसे ही मैदान प्रारंभ होंगे, अभी तक नदियां कहां से आ रही थी? हिमालय से नीचे आ रही थी, मतलब ढाल से नीचे आ रही थी, जिसकी वजह से नदियां अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डरों को अपने साथ ढो रही थी, लेकर के आ रही थी, क्योंकि उनके उनके भार को ढोने की जो क्षमता थी, भार के वहन करने की जो क्षमता थी, वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसी मैदानों में नदियां आती हैं तो अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ पर भाबर प्रदेश में निक्षेपित कर देती हैं, भाबर प्रदेश में डिपॉजिट कर देती हैं, जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े पत्थरों का क्षेत्र बनता है, जिसी को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। ये जो भाबर प्रदेश होता है, बड़े बड़े बोल्डर और बड़े बड़े पत्थरों का क्षेत्र होता है, जहां पर ये बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, हिमालय से आने वाली छोटी छोटी नदियां इन क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती हैं। तो याद रहेगा आपको, हिमालय से आने वाली नदियां कहाँ विलुप्त हो जाती हैं? भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। और बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थरों के मिलने से जो टोपोग्राफी बनती है, जो स्थलाकृति बनती है, उसको हम यहाँ जलोढ़ पंख कहते हैं। तो याद रहेगा आपको। तो जलोढ़ पंख का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर के विशाल मैदान में होता है। उत्तर के विशाल मैदान में भी कहाँ होता है? भाबर प्रदेश में भी होता है। शंकु के आकार की अनेक स्थलाकृति आपको भाबर प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब सेडिमेंट, अवसादों का जमाव शंकु के आकार में होता है तो ऐसी स्थलाकृति को हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, ये दोनों ही स्थलाकृति का निर्माण कहाँ हो रहा है भाई? भाबर प्रदेशों में होता है। तो क्लियर हुआ ये भाबर प्रदेश आपको। तो ये मैदानी क्षेत्र है, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों का क्षेत्र है, बड़े बड़े बोल्डरों का क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से हिमालय से आने वाली छोटी छोटी नदियाँ इन बड़े बड़े पत्थरों में छुप जाती हैं, यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो जब बड़े बड़े पत्थरों का क्षेत्र होगा तो कृषि की दृष्टि से ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होगा। क्लियर? तो आगे चलें। ये हो गया भाबर प्रदेश। इसी भाबर प्रदेश के समानांतर उत्तर के विशाल मैदान में लगभग 30 किलोमीटर की चौड़ाई में, लगभग 30 किलोमीटर की चौड़ाई में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तो भाबर क्षेत्र के समानांतर पश्चिम से पूर्व लगभग 30 किलोमीटर की चौड़ाई में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। और ये जो तराई क्षेत्र होता है, जो नदियां भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो गई थीं, जो छोटी छोटी नदियां भाबर प्रदेश में विलुप्त हो गई थीं, वो छोटी छोटी नदियां कहाँ सामने आती हैं? तराई क्षेत्र में बाहर आती हैं, तराई क्षेत्र में निकल के आती हैं। इसलिए ये जो तराई क्षेत्र होता है पूरी तरीके से दलदली क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? दलदली क्षेत्र होता है। और जो दलदली क्षेत्र होगा वहाँ मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा होगा, वहाँ डेंगू का प्रकोप ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर मच्छर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आ गई बात समझ में? और जो दलदली क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र में पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? पोटास की। और पोटास जहाँ ज़्यादा होगा वो गन्ने की कृषि के लिए वो मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो भारत का ये जो तराई क्षेत्र है पोटास की अधिकता के कारण गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो याद रहेगा आपको। अच्छा, जो नदियां भाबर प्रदेश में विलुप्त हो गई थी, वही नदियां, छोटी छोटी नदियां यहाँ तराई प्रदेश में निकल के आती हैं, धरातल को तोड़ के आती हैं, पाताल को तोड़ के आती हैं। इस वजह से यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आ गई बात समझ में? पाताल तोड़ कुएं भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तराई प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तराई प्रदेश कैसा प्रदेश होगा? दलदली प्रदेश होगा। और जो दलदली प्रदेश होगा वहां पर चिकनी मिट्टी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि ये दलदली प्रदेश भी कृषि की दृष्टि से उतना उपयुक्त नहीं होगा। आ गई बात समझ में? चलिए, अच्छा, पाताल तोड़ कुएं सबसे ज्यादा तराई प्रदेश में। अगर स्टेट पूछ लिया तो आपको राज्य याद रखना है। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब उत्तर के विशाल मैदान के दो
प्रदेश हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कृषि की दृष्टि से। तो उत्तर के विशाल मैदान में तराई प्रदेश के दक्षिण में, या फिर आप बोल सकते हो उत्तर के विशाल मैदान का जो पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिण पश्चिमी जो भूभाग है, इस प्रदेश को हम बांगर प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश। और ये जो बांगर प्रदेश है, ये बांगर प्रदेश का अगर हम विस्तार देखें, ये बांगर प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर भारत का एक राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर है भाई पंजाब। यही भारत का एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। और ये वाला जो क्षेत्र है वो राजस्थान है। तो राजस्थान का पूर्वी भाग, कौन सा राजस्थान? राजस्थान का पूर्वी हिस्सा या पूर्वी राजस्थान। तो पंजाब, इसके अलावा हरियाणा और पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। तो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बांगर क्षेत्र पाया जाता है या बांगर प्रदेश है। ये जो बांगर प्रदेश है, आपने देखा होगा भारत का जो ढाल है वो किस तरफ है? पूर्व की ओर है। अरे ढाल पूर्व की ओर है तभी तो नदियां पूर्व की ओर बह रही है ना। अगर ढाल इधर होता तो ज्यादा नदियां इधर बहती। तो नदियां किसका अनुसरण करेंगी? ढाल का ही अनुसरण करेंगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ढाल के विपरीत नदियां बहेंगी। अरे बोलो भाई, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो कहाँ आकर के गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। क्लियर है ये चीज? तो भारत का ढाल इधर है, इस वजह से यहाँ जो नदियां हैं तीव्र वेग से इधर बहती हैं, इसलिए यहाँ नदियां बाढ़ लेकर के नहीं आती हैं। तो बाढ़ के मैदानों का निर्माण बांगर प्रदेश में नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ की मिट्टी को हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? पुरानी जलोढ़। या इस मैदान को हमने क्या बोल दिया? पुरानी जलोढ़ का मैदान हमने बोल दिया। तो याद रहेगा आपको, बांगर प्रदेश क्या कहलाता है? पुरानी जलोढ़ का मैदान कहलाता है। क्योंकि यहाँ बाढ़ न आने के कारण, बाढ़ों की बारंबारता न होने के कारण मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता। आ गई बात समझ में? ये जो बांगर प्रदेश है, अगर हम देखें बांगर प्रदेश में, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब हमारे यहाँ आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ कन्याकुमारी से टकराता है तो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा को हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा और एक शाखा को बोलते हैं हम अरब सागर शाखा। ये बंगाल की खाड़ी शाखा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ हिमालय पर्वत है, हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराने के बाद इधर पूर्व में मुड़ जाती है। पूर्वी भारत में काफ़ी बारिश होती है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जैसे जैसे ये शाखा आगे बढ़ती है, इसकी आर्द्रता कम होते जाती है और वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। तो यहाँ 200 सेंटीमीटर, यहाँ 150 सेंटीमीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर और ये पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान आते आते यहाँ 60 से 70 सेंटीमीटर ही रह जाती है। तो यहाँ कितनी बारिश हो रही है? 60 से 70 सेंटीमीटर ही बारिश हो रही है। और जब इतनी बारिश होगी तो यहाँ पर आप ऐसी फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते जिसके लिए 100, 150 या उससे ज़्यादा सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये बात समझ में आई? तो यहाँ किन फसलों का उत्पादन होगा? तो यहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन होगा, ज्वार, बाजरा, मक्के का उत्पादन होगा। इसके अलावा रबी के समय यहाँ जो फसल लगाई जाएगी वो है गेहूँ। तो गेहूँ के लिए, गेहूँ की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गेहूँ का उत्पादन यहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में मिलेगा। तो आपको यहाँ जाएंगे इन क्षेत्रों में तो आपको रोटी ही मिलेगी, यहाँ आपको चावल मिलने वाला नहीं है। अब ये बात अलग है कि आप चावल की डिमांड करोगे तो चावल मिलेगा, लेकिन यहाँ का कल्चर ही है, लोग क्या खाते हैं यहाँ ज़्यादा? यहाँ लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो किस फसल के लिए उपयोगी है ये बांगर प्रदेश? रबी की फसलों के लिए, क्योंकि गेहूं किस सीजन में लगाया जाता है? रबी के समय लगाया जाता है। तो रबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा हो गया? बांगर प्रदेश हो गया। एक बात मैं आपको और बताता हूं, हमारे यहाँ जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति में भी सबसे ज्यादा फायदा किसी क्षेत्र को मिला था तो वो इन्हीं क्षेत्रों को मिला था। और हरित क्रांति में भी सबसे ज्यादा जिस फसल को फायदा हुआ है वो गेहूं की फसल है। तो याद रहेगा आपको।
तो गेहूं की फसल में अभूतपूर्व क्रांति हुई, अभूतपूर्व उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली। बांगर क्षेत्र में ही कुछ चीजें और हैं, कुछ स्थलाकृतियां और बनती हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, यहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है बांगर प्रदेश में, इन मिट्टी को रेह और कलहर के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं, रेह और कलहर। सुना है आपने रेह और कलहर? इसके अलावा यहां पर भूण का भी निर्माण होता है। भूण, रेह, कलहर और भूण ये कहां पाए जाते हैं? तो ये बांगर प्रदेश में पाए जाते हैं। पहले जान लीजिए कि रेह और कलहर क्या होता है, फिर बताता हूं भूण क्या होता है। तो रेह और कलहर का जो निर्माण होता है, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, यहाँ के जो किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई से जल को निकालते हैं। तो यहाँ के जो बोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, लगभग 1500 फीट 2000 फीट तक यहाँ पर गहराई से बोर किए जाते हैं और बहुत अधिक गहराई से जल को निकाला जाता है। जब बहुत अधिक गहराई से जल को निकाला जाएगा तो ऐसी स्थिति में गहराई के जल के साथ साथ जो लवण है वो भी मिट्टी की ऊपरी परत में आकर के जमा हो जाते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो लवणी हो जाती है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी को हम रेह और कलहर कहते हैं। तो याद रहेगा। तो पंजाब हरियाणा में अत्यधिक गहराई से अत्यधिक सिंचाई करने के कारण जो मिट्टी लवणी हो गई, ऐसी मिट्टी को हम रेह और कलहर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैंने बोला भूण क्या होता है, तो भूण है जहां यहाँ पर जो बालू के ढेर होते हैं, रेत के जो ढेर हैं वो एक साथ जमा हो जाते हैं। इन बालू और रेत के ढेर को ही हम यहाँ पर भूण कहते हैं। तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बांगर प्रदेश की ये समस्या है कि यहाँ की जो मिट्टी लवणी हो जाती है उसको हम रेह और कलहर, और यहाँ जो बालू के जो ढेर जमा हो जाते हैं बांगर प्रदेशों में उसको हम भूण के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बोलो भाई। इसके अलावा बांगर प्रदेश जैसा मैंने आपको बताया पुरानी जलोढ़ का मैदान है, यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है। साथ ही अगर हम पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर राजस्थान का जो मरुस्थली क्षेत्र है यहाँ भी आपको बहुत सारी टोपोग्राफी, बहुत सारी स्थलाकृति देखने को मिलेगी। जैसे बरखान है, बालू का स्तूप है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि ये चीज़ें जो बनती हैं अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बनती हैं, थार के डेजर्ट में बनती हैं। पूर्वी भाग में लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, इस वजह से ये स्थलाकृति आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो जो बांगर प्रदेश है वो रबी की फसल के लिए उपयोगी है, कृषि की दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन खासकर बारिश कम होने की वजह से मोटे अनाज के लिए हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ गेहूं की फसल को मिला और गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व उत्पादन में वृद्धि हुई। अत्यधिक सिंचाई होने की वजह से मिट्टी यहाँ पर रेह और कलहर के रूप में आपको दिखाई देती है, मिट्टी लवणी हो जाती है और जो बालू के ढेर होते हैं उनको यहाँ पर भूण कहा जाता है। क्लियर हुई। और इसके साथ साथ बांगर प्रदेश को पुरानी जलोढ़ का मैदान भी कहते हैं। अब जो अंतिम भूभाग है उसको हमने बोला खादर प्रदेश। खादर प्रदेश ये इसका विस्तार कहाँ पर है, तो अगर हम खादर प्रदेश को देखें तो खादर प्रदेश का जो विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार है, इसके अलावा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और इधर अंदर आ जाइए तो आपको असम मिलेगा। तो असम तक, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के असम तक ये पूरा का पूरा खादर प्रदेश फैला हुआ है। ये खादर जो प्रदेश है ये बिल्कुल समतल सपाट भूभाग है, समतल सपाट भूभाग है। इस वजह से यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं, नदियों के जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं, जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में नदियां अपने प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर इधर उधर प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आती है। और एक बार बाढ़ नहीं आती, यहाँ पर लगातार बाढ़ आती है और बाढ़ों की बारंबारता आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से खादर प्रदेश में बाढ़ के मैदानों का निर्माण होगा। और बार बार बाढ़ आने की वजह से यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है। मिट्टी में लगातार नदियों के माध्यम से अवसाद आते जाते हैं, सेडिमेंट मिलते जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए अगर इस पूरे के पूरे उत्तर के विशाल मैदान में देखें
तो सबसे उपजाऊ मिट्टी हमें कहीं देखने को मिलेगी तो वो कहाँ देखने को मिलेगी? खादर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और बार बार बाढ़ आ रहे हैं, इस वजह से इस मिट्टी को हम क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ का मैदान कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई? नवीन जलोढ़ मैदान। तो क्या ये समझ में आई बात आपको? बोले। तो बागर प्रदेश को पुरानी जलोढ़ का मैदान और खादर प्रदेश को हमने क्या बोल दिया? नवीन जलोढ़ का मैदान। और चूंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने हैं इन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश कराती हैं, तो ये वही क्षेत्र है। कौन सा प्रदेश? खादर प्रदेश। इस वजह से यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है और वर्षा ज्यादा होने की वजह से रबी के साथ साथ मुख्य रूप से यहाँ पर खरीफ की फसलें भी लगाई जाती हैं। तो बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों में चावल, जूट, पटसन जैसी फसलों का उत्पादन होता है। तो चावल का उत्पादन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ के लोग चावल ज्यादा खाते हैं। तो ये रबी की फसल के लिए मुख्य रूप से और ये खरीफ की फसल के लिए मुख्य रूप से खादर प्रदेश उपयोगी है। क्लियर हो गई बात आपको? तो खादर प्रदेश में क्या होगा? वाटर लेवल भी काफी ऊंचा होगा, बहुत जल्दी पानी निकल जाएगा, जल स्तर ऊंचा होगा, यहाँ पर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर बार बार बाढ़ आ रही है। बाढ़ों के आने की वजह से मिट्टी कैसी हो गई? मिट्टी उपजाऊ हो गई, फर्टाइल हो गई। इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ आपको मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी? खादर प्रदेश में देखने को मिलेगी। अरे भाई देख लीजिए, पूरा का पूरा बंगाल, बिहार यही है, यही है ना। इसलिए जब हमारे देश में जब इंडस्ट्री नहीं थी, जब हमारे देश में सर्विस सेक्टर नहीं था, तो जब हमारे देश में विदेशी आए, हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, जितनी भी विदेशी कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, उन्होंने व्यापार करना कहाँ ठीक समझा? बंगाल में ठीक समझा। कोलकाता में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। इसलिए भारत की राजधानी पहले क्या थी? कोलकाता थी। अरे थी, दिल्ली से पहले सारी फैक्ट्रियां वहीं लगाई जाती थी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। इसलिए जो लोगों को, इनको जो टैक्स मिलता था ब्रिटिश सरकार को, वो कहां से मिलता था? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता था। ठीक है ना। तो कृषि उत्पादन यहाँ ज्यादा होता था, तो उनके सामान खरीदने वाले खरीदार भी यहाँ ज्यादा थे। तो उन लोगों ने अपनी कंपनियां यहाँ स्थापित की, क्योंकि यहाँ उनको मार्केट मिला, यहाँ के लोगों का परचेसिंग पावर ज्यादा था। तो ये चीज समझ में आई आपको? तो खादर प्रदेश जो है वो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र होगा, क्योंकि मिट्टी यहाँ की फर्टाइल होगी। क्लियर? अब यहाँ क्या क्या बनेंगे? तो बाढ़ के मैदानों का निर्माण कहाँ होगा? खादर प्रदेश में होगा। यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? उपजाऊ मिट्टी होगी। इसलिए इस मिट्टी को हमने क्या बोल दिया? नवीन जलोढ़ का नवीन जलोढ़ बोला, या नवीन जलोढ़ का मैदान भी हमने कहा। इसके अलावा खादर प्रदेश में कई बार ये होता है कि कुछ दलदली क्षेत्र होते हैं, कहीं पर पानी का ठहराव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उच्चावच नहीं है, मैदान बिल्कुल समतल सपाट है, जिसकी वजह से जो दलदली क्षेत्र होते हैं, इन दलदली क्षेत्रों को यहाँ पर बील कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दलदली क्षेत्रों को यहाँ पर बील कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जो नदियां होंगी वो कैसी चलेंगी? वो अपनी तली का अपर्दन ना करके अपने पार्श्व का अपर्दन करेंगी, और पार्श्व का अपर्दन करने की वजह से ये नदियां यहाँ पर विसर्पण करते हुए चलेंगी। तो यहाँ की जो नदियां होंगी वो विसर्पण करते हुए चलती हैं, जिसकी वजह से नदी द्वीप का भी निर्माण होता है। तो नदी द्वीप भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? खादर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जैसे एक नदी है, आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी ने किया, जो असम में स्थित है। क्लियर? तो नदी द्वीप कहाँ बनेंगे? खादर प्रदेश में बनेंगे। बील का निर्माण भी खादर प्रदेश में होगा। इसके अलावा यहां पर नदियां विसर्पण करती हुई चलती हैं, इस वजह से नदियों के विसर्पित किनारों पर अस्थायी रूप से अवसादों के जमा होने से नदियों के किनारों पर जल जमा हो जाता है, जिसको हम गोखुर झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोखुर झील। तो गोखुर झील का निर्माण भी कहां होगा? खादर प्रदेशों में होगा। क्लियर? उसके बाद नदियां जो है खादर प्रदेश से आगे बढ़कर नदियों का जो मुहाना होता है, नदियां समुद्र में गिर जाती हैं, लेकिन समुद्र में गिरने से पहले बचे हुए जो अवसाद होते हैं उनको वहां निक्षेपित कर देती हैं, जिसकी वजह से एक दलदली मैदान का निर्माण होता है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो डेल्टा क्या होगा? नदियों का मुहाना, जहां से नदियां समुद्र में
गिरती हैं, प्रवेश करती हैं। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो हमने उत्तर के विशाल मैदान को उच्चावच की दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग देखा हमने कौन सा प्रदेश, भाबर प्रदेश, जो बड़े बड़े बोल्डर पत्थरों का प्रदेश है, यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यहीं पर पत्थरों से जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है। दूसरा प्रदेश देखा हमने तराई प्रदेश, जो इसी के समानांतर फैला हुआ है, छोटी छोटी नदियां यहीं पर बाहर निकल के आती हैं और इसलिए यहाँ पर दलदली क्षेत्र मिलते हैं। पाताल तोड़ कुएं आपको यहीं पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पोटास की मात्रा ज़्यादा होगी, गन्ने की खेती के लिए ये क्षेत्र उपयोगी होगा, हालांकि कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। बाकी के जो 2 क्षेत्र थे हमने देख लिए, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ का मैदान और खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ का मैदान, और कौन कौन सी स्थलाकृति यहाँ पर बनती है उसकी चर्चा मैंने आप लोगों से कर ली। तो मुझे लगता है ये उत्तर का विशाल मैदान आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ये उत्तर के विशाल मैदान को देखें, इसके महत्व को देखें, तो इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था उत्तर के विशाल मैदान में हमारे देश की लगभग 40% जनसंख्या निवासरत है। कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 40% जनसंख्या रहती है, और ये 40% जनसंख्या का भरण पोषण उत्तर का विशाल मैदान करता है। इसलिए उत्तर के विशाल मैदान को भारत में अनाज का कटोरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ये उत्तर के विशाल मैदान को अनाज का कटोरा कहते हैं। इस उत्तर के विशाल मैदान को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसके अलावा ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, चूंकि ये बिल्कुल समतल सपाट है, और समतल सपाट होने की वजह से यहाँ पर आवागमन के साधनों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे लाइन बिछाई गई हैं, रेल नेटवर्क का विकास हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सड़कों का जाल बिछाया गया है। आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सड़क और रेल मार्ग का भी यहाँ पर विकास हुआ है। एक्सप्रेस वे भी यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना। बहुत सारे अभी वर्तमान में एक्सप्रेस वे भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आपने जैसे अभी एक एक्सप्रेस वे का नाम सुना होगा, आगरा, क्या नाम है उसका, चलिए वो शायद क्या है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, विशाल मात्रा में यहाँ पर जल भंडार हैं। हिमालय से आने वाली जो नदियाँ हैं वो सदावाहिनी नदियाँ हैं जो यहाँ पर बहती हैं और अपने साल विशाल मात्रा में जल राशि लेकर के आती हैं, है ना। और ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। आप चले जाइए असम में, तो असम में नाहरकटिया, सुरमा घाटी, डिगबोई, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ से तेल का उत्पादन भी किया जाता है और नेचुरल गैस भी यहाँ से उत्पादित की जाती है। इसके अलावा अगर हम उत्तर के विशाल मैदान को देखें तो इतिहास में अनेक लड़ाइयों का ये साक्षी रहा है, चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे संथाल विद्रोह हो, चाहे 1857 का महाविद्रोह हो, चाहे बक्सर की लड़ाई हो, चाहे प्लासी की लड़ाई हो। तो उत्तर के विशाल मैदान में रहने वाले लोगों ने भारत की आज़ादी में भी अपना अहम योगदान दिया है। तो मुझे लगता है उत्तर का विशाल मैदान आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।